नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य से उत्पन्न ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा की परिघटना देखी गई। पिछले विमुद्रीकरण के 5 वर्ष पूरे हुए। भारत ने संधारणीय कृषि पर कोप 26 एक्शन एजेंडे पर हस्ताक्षर किए। भारत और फ्रांस ने रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति प्रकट की। सरकारी प्रतिभूतियां जल्द ही वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल होंगी। ऑडिट के बावजूद महाराष्ट्र के अस्पताल में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। और अब खबरें विस्तार से। उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य से उत्पन्न ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा की परिघटना देखी गई। आपको बता दें कि सूर्य पर उत्पन्न सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया है। इससे उच्च अक्षांश और ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय ज्योति की परिघटना देखी गई है। सौर ज्वाला अत्यधिक ऊर्जावान घटनाएं हैं जो कि सौर कलंक यानी सन स्पॉट्स के अंदर घटित होती हैं। सौर कलंक वे क्षेत्र हैं जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे के जैसे दिखाई देते हैं। ये सूर्य के मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रभाव के चलते सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडे होते हैं। सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स में सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं में भंडारित ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। ये उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे विकिरण के उत्सर्जन और अत्यधिक त्वरित आवेशित कणों को सूर्य की सतह से निकालने का कारण भी बनती हैं। कभी कभी सौर ज्वालाएं भी सूर्य से गर्म प्लाज्मा को बाहर निकालने का कारण बनती हैं, जिससे सौर तूफान आते हैं। इस प्रक्रिया को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। सौर ज्वालाओं द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा और विकिरण एवं उच्च ऊर्जा कण कई प्रकार से मानव को प्रभावित कर सकते हैं। ये उपग्रहों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। ये विद्युत ग्रिड की विफलता और तेल पाइपलाइनों तथा गहरे समुद्र में बिछी केबलों को प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं। ध्रुवीय ज्योति की परिघटना सौर पवनों के ऊर्जावान कणों, जिनमें की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल हैं, इनके ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के साथ परस्पर अंतरक्रिया करने की वजह से होती है। ये परिघटना मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में देखने को मिलती है। उत्तरी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति यानी ऑरोरा बोरियोलिस या उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिणी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को कुमेरु ज्योति यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों से संबंधित है। पिछले विमुद्रीकरण के 5 वर्ष पूरे हुए। 8 नवंबर 2021 को भारत में विमुद्रीकरण के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले विमुद्रीकरण की वजह से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोटों की वैधता वापस ली गई थी। ये दोनों करेंसी नोट उस समय मूल्य के संदर्भ में प्रचलन में मुद्रा का 86% थे। 5 वर्ष पूरे होने पर हालिया निष्कर्ष ये निकाला गया है कि केवल अक्टूबर महीने में 4 अरब से अधिक के लेन देन के चलते डिजिटल भुगतान एक प्रमुख भुगतान विकल्प बन गया है। यूपीआई लेन देन की संख्या कार्ड द्वारा लेन देन और प्रीपेड भुगतान साधनों की तुलना में ज्यादा हुई है। उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का हिस्सा, जो कि विमुद्रीकरण से पहले 86% था, अब वर्तमान में 85.7% है। और वैश्विक महामारी की वजह से भारत के नॉमिनल जीडीपी में 3% का वार्षिक संकुचन आया है। इसकी वजह से नकद जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की प्राथमिकता बढ़ गई है। नकद जीडीपी अनुपात या करेंसी इन सर्कुलेशन और जीडीपी के बीच अनुपात देखें। इसका मतलब है देश की जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रचलन में नकदी का मूल्य। ऐसे में जब करेंसी और जीडीपी के बीच का अनुपात बढ़ने लगे या उच्च हो जाए तो उसका सीधा मतलब ये है कि अनौपचारिक क्षेत्र में आर्थिक लेन देन दोबारा से गति प्राप्त करने लगा है। अगली खबर कोप 26 और संधारणीय कृषि से संबंधित है। भारत ने संधारणीय कृषि पर कोप 26 एक्शन एजेंडे पर हस्ताक्षर किए। यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन के दौरान भारत और 27 अन्य देशों ने 2 एजेंडों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पहला है संधारणीय कृषि अपनाने के लिए संधारणीय कृषि नीति एक्शन एजेंडा और दूसरा है कृषि में नवाचार के लिए वैश्विक एक्शन एजेंडा। ये कृषि को अधिक संधारणीय और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए नई प्रतिबद्धताओं का निर्धारण करता है। साथ ही इससे देश संधारणीय कृषि के लिए और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध खाद्य आपूर्ति के संरक्षण के लिए आवश्यक विज्ञान के क्षेत्र में निवेश करेंगे। ये पॉलिसी एक्शन एजेंडा एक संधारणीय कृषि दृष्टिकोण के कुछ सिद्धांतों पर विचार करता है, जैसे कि ये किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर आर्थिक आजीविका और आय के सृजन का समर्थन करता है। इससे गरीबी उन्मूलन, खाद्य और पोषण सुरक्षा, लचीलापन और आजीविका सुरक्षा आदि में सहायता मिलेगी। ये इनपुट्स और संसाधनों
संसाधनों के कुशलता पूर्वक उपयोग का समर्थन करता है। इस तरह ये कृत्रिम आगतों और संसाधनों के उपयोग को कम कर सकता है, जिनका जलवायु और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र को यथावत बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में कृषि भूमि के विस्तार पर रोक लगाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार संधारणीय कृषि की परिभाषा का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन और उन्हें सुरक्षित रखने से। इसके अलावा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक समान और महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। इस चार्टर में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1850 से देशों के संचयी CO2 उत्सर्जन को जलवायु शमन कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन माना जाना चाहिए। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के 30/30 लक्ष्य का समर्थन किया है। आपको बता दें कि इसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागर की रक्षा करने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर भारत के विदेश संबंधों पर आधारित है। भारत और फ्रांस ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति प्रकट की है। भारत और फ्रांस इंटेलिजेंस और सूचना साझाकरण एवं क्षमताओं को बढ़ाकर तथा सैन्य अभ्यास का विस्तार करके समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में नई पहल आरंभ करके परस्पर साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में भारत के साथ साझेदारी पर बल दिया है। उसने भारत में आत्मनिर्भर भारत और रक्षा औद्योगिकरण के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। भारत फ्रांस साझेदारी में ये गतिविधि मुख्य रूप से ऑकस के गठन से प्रेरित हुई है, जिस पर फ्रांस ने आपत्ति व्यक्त की थी। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, जिन्होंने एक नया सुरक्षा गठबंधन किया है। ऑकस का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को और बढ़ावा देना और जरूरत पड़ने पर इस गठबंधन के भीतर रक्षा क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा साझा करना है। इस समझौते के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी योजना का परित्याग कर देगा। इसके स्थान पर वो यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित तकनीकों के आधार पर पोतों को बनाएगा। भारत के लिए फ्रांस से मजबूत सहयोग का काफी महत्व है, क्योंकि ये एडवांस सैन्य प्रौद्योगिकियों की त्वरित खरीद के लिए एकल बाजार बनाएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का स्वदेशी रक्षा उद्योग अभी उतना विकसित नहीं है। उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में फ्रांस के साथ संयुक्त गश्ती भारत को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा भारत और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संयुक्त आर्थिक सहयोग के भलीभांति स्थापित होने की वजह से खाड़ी क्षेत्र में भावी आर्थिक साझेदारी के लिए साझा आधार खोजना भारत के लिए सरल होगा। साथ ही दोनों देश इस क्षेत्र में चीनी आर्थिक और सैन्य सहायता के विरुद्ध एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करेंगे। अगली खबर अर्थ जगत से। सरकारी प्रतिभूतियां जल्द ही वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल होंगी। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में विश्व भर के निवेश श्रेणी के और सरकारी बॉन्ड शामिल होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से ज्यादा होती है। इस कदम से ऋण बाजार में विदेशी प्रवाह आकर्षित होने की अपेक्षा है और इससे सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम में सहायता मिलेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखित यानी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा है। भारत सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के प्रमुख धारक हैं अन्य में 13%, विदेशी निवेशक हैं 1.9%, सहकारी बैंक हैं 2.1%, EPFO है 4%, रिजर्व बैंक 16%, बीमा कंपनियां 25% और वाणिज्यिक बैंक 38% साझेदारी रखते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां या तो कम अवधि की होती हैं या दीर्घावधि की होती हैं। कम अवधि की प्रतिभूतियां आमतौर पर 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि की होती हैं और इन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और दीर्घावधि प्रतिभूतियां आमतौर पर 1 वर्ष या उससे ज्यादा की होती हैं। इन्हें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण भी कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसीलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित कहा जाता है। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने के कई लाभ हैं। इससे सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर दबाव कम होगा। विदेशी निवेशकों की अधिक भागीदारी से भारतीय बॉन्ड बाजारों के लिए सकारात्मक माहौल के निर्माण में मदद मिलेगी। बॉन्ड में विदेशी प्रवाह भारतीय रुपए को मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही इससे पूंजी की लागत कम होगी और ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे ऋण की स्थिरता बनी रहेगी।
अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासन एवं व्यवस्था से संबंधित है। ऑडिट के बावजूद महाराष्ट्र के अस्पताल में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र के एक सिविल अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग की घटना ने भारत में इमारतों की अग्निरोधी सुरक्षा संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस तरह की पिछली घटनाओं से पता चला है कि आग की ज्यादातर दुर्घटनाएं 3 प्रमुख कारणों से होती हैं: शॉर्ट सर्किट होना और गैस सिलेंडर या स्टोव फटना, मानवीय लापरवाही और गलत आदतें। भारत में अग्नि सुरक्षा संरचना की बात करें तो अग्निशमन सेवा राज्य सूची का एक विषय है। इसे अनुच्छेद 243W के तहत संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2001 में भुज में आए भूकंप के बाद वर्ष 2003 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इमारतों की सुरक्षा और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श भवन उपनियम तैयार करने की इच्छा व्यक्त की थी। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के भाग 4 का शीर्षक फायर एंड लाइफ सेफ्टी है। इसमें अग्नि की रोकथाम, अग्नि से जीवन की सुरक्षा और इमारतों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित अहर्ताओं को शामिल किया गया है। ये संहिता भवन के लिए निर्माण स्थल और खाली जगह के बारे में निर्माण संबंधी पहलुओं, निकास और आवश्यकता तथा सुरक्षा सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है। ये सभी आग लगने पर जीवन और संपत्ति को होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए जरूरी हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट बिनायल अपडेटेड रिपोर्ट BUR। ग्लासगो में जारी COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी तीसरी BUR पर एक प्रस्तुति दी है। भारत ने इस रिपोर्ट को फरवरी 2021 में UNFCCC को प्रस्तुत कर दिया था। द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट यानी BUR की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक आबादी के 17% का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारत का कुल उत्सर्जन 1850 से 2017 तक लगभग 4% रहा और वर्तमान वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 5% है, जो कि बेहद कम है। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विश्व के प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 1/3 से भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 17 गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच वन और वृक्षों के आवरण में 13,031 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साथ ही मैंग्रोव के आवरण में भी 235 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रकृति संरक्षण मिशन का प्रबंधन करने के लिए विशेष प्रयोजन साधन यानी SPV। तमिलनाडु सरकार ने 3 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण मिशनों का पेशेवर प्रबंधन करने के लिए पहली बार तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी नामक एक SPV की स्थापना की है। ये 3 महत्वपूर्ण मिशन हैं: तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु ग्रीन मिशन और तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन। SPV के मिशन हैं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम की योजना, निष्पादन और निगरानी करना। दूसरा है आर्द्रभूमि मानचित्रण और पुनरुद्धार करना। अगले 10 वर्षों में राज्य के वन और वृक्ष आवरण को वर्तमान के 23.27% से बढ़ाकर 33% करना। भारत ने दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के लोगो का पेटेंट कराने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में आवेदन किया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नामित हुए 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। इतने समय के बाद भारत ने प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के 2 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत कराया है। विश्व में कहीं भी इन लोगों के उपयोग के लिए अब भारत से लिखित अनुमति और शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के आयरन शेरपा ब्लू स्टीम लोकोमोटिव को दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन के रूप में स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध ट्रांस अल्पाइन रेटियन रेलवे के समान दर्जा प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। चुम्बी घाटी। हाल ही में चीन द्वारा चुम्बी घाटी में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खबर सामने आई है। चुम्बी घाटी भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है। चुम्बी घाटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है। अगला चर्चित स्थल है कामेंग नदी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में कामेंग नदी में हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। कामेंग नदी मैकमोहन रेखा के दक्षिण में स्थित गोरीचोन पर्वत के नीचे हिमनद झील से निकलती है। असम में इसे जिया भोरेली भी कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ये पूर्वी कामेंग जिले और पश्चिमी कामेंग जिले के बीच की सीमा बनाती है। इस नदी के पूर्व में डफला पहाड़ियां और पश्चिम में अका पहाड़ियां स्थित हैं। ये सेसा और ईगल नेस्ट अभयारण्य तथा पक्के टाइगर रिजर्व के बीच की सीमा भी बनाती है।
और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पांडुरंग महादेव बापट, ये सेनापति बापट के रूप में लोकप्रिय हैं। पांडुरंग महादेव बापट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग लिया था। 12 नवंबर 1880 को जन्मे बापट का पालन पोषण महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर शहर में एक निम्न मध्यम वर्गीय चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बापट को वर्ष 1921 में मुलशी सत्याग्रह के दौरान उनके नेतृत्व के लिए सेनापति कहा गया। ये किसानों के बलपूर्वक विस्थापन के विरुद्ध प्रथम दर्ज संगठित संघर्ष था। वर्ष 1904 में कॉलेज से पास होने के बाद उन्होंने छात्रवृत्ति अर्जित की और एडिनबर्ग के हैरियट वॉट कॉलेज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।